अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक कालजयी रचना है जो कि इसमें सम्मिलित है पाठ्यक्रम में। तो आज हम देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद निबंध पर चलते हैं। उस सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। खासतौर से उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। वैसे ये प्रिपरेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगा हुआ है, पर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि ये इंटर के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य का मर्म मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन चिंतक आलोचकों में से हैं जिन्होंने साहित्य की नई मान्यताओं पर बल दिया। मनुष्यता को ऊर्ध्वगामी बनाने की शक्ति उनके साहित्य में है। वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं और मानवता के उन्नयन को इस उद्देश्य साहित्य की एकमात्र कसौटी सिद्ध करते हैं। मनुष्य को समाज की अक्षय निधि मानते हुए उसे दुर्गति के पंख से बचाने के साहित्यिक प्रयोजन की चर्चा में उन्होंने लिखा है, समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर न रखकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का मोहताज न हो, कोई किसी से वंचित न हो। इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्राणोदित होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव आरत दुबे का छपरा ओझवलिया में 1907 में हुआ। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। 1929 ईस्वी में संस्कृत साहित्य में शास्त्री और 1930 ईस्वी में ज्योतिष विषय लेकर शास्त्राचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इसी वर्ष शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यारंभ किया और रविंद्रनाथ ठाकुर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आए। 1905 ईस्वी तक वे शांति निकेतन में ही रहे और 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के दशक में डायरेक्टर के पद पर रहे। तदंतर क्रमशः काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वहां से सेवानिवृत्त होकर 1968 से 1970 ईस्वी तक हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर भी रहे। 1970 से 1972 ईस्वी तक हिंदी व्याकरण के मानकीकरण के लिए गठित समिति के संयोजक के रूप में कार्यरत रहे। नागरी प्रचारणी सभा, काशी के हस्तलेखों की खोज तथा साहित्य अकादमी से प्रकाशित नेशनल बिब्लियोग्राफी के निरीक्षक भी रहे। साहित्य सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। सन 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित हुए। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। 19 मई 1979 को उनका देहावसान दिल्ली में हो गया। तो इनका जन्म आरत दुबे छपरा ओझवलिया में हुआ। छपरा बलिया जिला उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में भी पड़ता, पर उत्तर प्रदेश के छपरा जिले में छपरा नामक गांव, ओझवलिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था जो बलिया जिले में पड़ता है। और मृत्यु उनकी होती है 19 मई 1979 को। जन्म 1907 में और मृत्यु 1979 में है। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के विविध युगों की विवेचना की। हिंदी साहित्य की समीक्षा में उन्होंने उन लोगों को महत्व दिया जो साहित्य की जनवादी परंपरा को मजबूत कर सकते थे। इतिहास के माध्यम से उन कमियों को पूरा किया जिन्हें पहले के इतिहासकार उपलब्धि मान रहे थे। अपने निबंधों से उन्होंने साहित्य में संस्कृति चिंतन को ठोस आधार प्रदान किया। इन निबंधों में व्याप्त सांस्कृतिक चेतना अभिजात वर्गीय सांस्कृतिक चेतना से अलग लोक चेतना के अधिक नज़दीक है। वे निबंधों में गंभीर प्रश्नों को उठाते हैं और सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का तथ्याधारित शोध करते हुए आशावाद का अखंड संदेश देते हैं। आचार्य द्विवेदी की संस्कृत, बंगला, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं तथा संस्कृति, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में समान गति तथा गहरी रुचि थी। इन्होंने जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ, वैष्णव साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इनका योगदान भाषा की समृद्धि से साहित्य की समृद्धि तक फैला हुआ है और विविध विचारों मान्यताओं के समन्वय की चेष्टा इनके साहित्य में समाहित है। अपने साहित्य में मुक्तिबोध जिस संवेदनात्मक ज्ञान की चर्चा करते हैं द्विवेदी जी उसके जीवित पुंज हैं। प्रकाशित कृतियां हैं इनकी
आलोचनात्मक ग्रंथ है इनके हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, मृत्युंजयी, रविंद्र नाथ संप्रदाय। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। निबंध संग्रह है इनके अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व आदि। संपादित कृतियां हैं पृथ्वी संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से 11 खंडों में प्रकाशित हुआ है। अब ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय और इनकी कृतियां। अब देखते हैं इनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि यह भागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। कुछ ही लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर वह धीरे धीरे अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार पाए। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ततः कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि अब यह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य की अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुणा शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है। वह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमा कर संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्त, मोम और
अलग आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और छिड़ाते लोग छोटे नखों को। बात अपनी अपनी रुचि की है, देश की भी और काल की भी है, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखूनों का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उगना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजानी स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचता तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे और कोई रास्ता खोजना चाहिए। शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंट की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंट का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का भाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंट को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर अरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता। जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिमटे ही रहे हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता।
अपने बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों की इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से, अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों में अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के हैं, लेकिन वह फिर भी से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाला अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी खास जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज, सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अनुशासन। गौतम ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूतिपूर्ण के साथ देखता है। वह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है कि मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य के स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्र का बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचय से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े
आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य के चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके जन मंगल के लिए निःशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो चरितार्थता की ओर ले जाता है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो ये निबंध खत्म होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जब आपने पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद करिए। धन्यवाद।